जनरल साहब, रीअलाइनमेंट की बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन के बाद तो मजीद रीअलाइनमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि खलीजी मुमालिक में इस वक्त पोजीशन क्या है, उनकी सोच क्या है और उनका इत्तेहाद किस हद तक अमेरिका से हट रहा है? बेशक अमेरिका के करीबी इत्तेहादी या लैपालिक जो उसकी स्टेट्स हैं उनकी तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन अमेरिका से तवज्जो किस हद तक हट रही है? यासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। हम एक इंटरेस्टिंग टाइम में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि एक ताकत जो है, जो एस्टेब्लिश पावर है, जो कि अमेरिका है, वो डिक्लाइन के ऊपर है और एक इमर्जिंग ताकत जो कि चाइना है वो राइज कर रही है। इस तरह की चेंजेस दुनिया की हिस्ट्री में 15 दफ़ा पहले हो चुकी हैं और 15 में से 11 दफ़ा जंगें हुई थी। ये जो टाइम है इसमें मतलब है, आज आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट शी ने जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की है तो वहां पे एक टर्म यूज हुई, थुसिडाइटीज ट्रैप, कि ये वो ट्रैप है जो कहते हैं कि जब भी कभी एक एस्टैब्लिश पावर को एक इमर्जिंग पावर चैलेंज करेगी तो चांसेस हैं जंग के। तो प्रेसिडेंट शी ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि थुसिडाइटीज ट्रैप से हट के हम एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस करें और कोऑपरेट करें और म्यूचुअली ग्रो करें। हैविंग सेड दैट, ये जो जंग हुई है ईरान में, ईरान और यूएस की कोशिश तो इजराइल और यूएस की थी कि वो ईरान के ऊपर ओवर पार कर लें, लेकिन जब वो नहीं सका तो ये नजर आ रहा था कि इस जंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े देर पा और बड़े वाइड हो गए। और वो मैं शुरू से कह रहा था कि इस जंग के बाद जो मिडिल ईस्ट का खदोखाल है वो शायद तब्दील होगा, वो इस तरीके से नहीं होगा जैसे अभी है, ये जंग से पहले था। अभी आप देखें कि मेरे नज़दीक, मेरी असेसमेंट में, इस जंग में जिस तरीके से अमेरिका ने अपने आप को कंडक्ट किया है, उनके जो सबसे बड़ा जो लॉस अमेरिका का है वो ये है कि उनके जो इत्तेहादी हैं वो उन्हें छोड़ गए हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो भी बहुत बुरे तरीके से डिससेटिस्फाइड है कि वो तो बहुत कुछ पे करते रहे, रिलाय करते रहे अमेरिका के ऊपर कि वो जरूरत के वक्त उनके काम आएगा, लेकिन जब जरूरत थी तो अमेरिका को ज्यादा फिक्र इजराइल की थी और अपने बेसिस की थी। तो इन ममालिक ने यह सोचना शुरू किया कि जिसके ऊपर हमने तकिया किया है वो तो रिलायबल नहीं है। मेरे नजदीक आप जैसे आपने इनिशियल रिमार्क्स में कहा कि अमेरिका का मुतबादिल शायद अभी नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली ये चीजें जो है वो इससे वीन अवे होती हैं। आप देखें सऊदी अरेबिया इस वक्त क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया टर्की के साथ भी बातचीत कर रहा है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी उसका एक डिफेंस एग्रीमेंट है। आज मैं पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया ने एक ट्रूस ऑफर किया है ईरान के साथ, क्या मिडिल ईस्ट में कोई जो है वो अग्रेशन नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो ये सारी चीजें क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो मिडिल ईस्टर्न जनरल साहब एक चीज बताइए, अगर हम दहाइयों की पूरी स्ट्रेटजी देखें या डिफेंस एग्रीमेंट या पैक्ट्स देखें तो हमें एक चीज दिखाई देती है कि जो एक इत्तेहादी रहा वही इत्तेहादी रहा। हमें यह भी दिखाई देता है कि अगर किसी एक मुल्क से जहाज लिए जाते रहे तो उसी मुल्क से जहाज लिए जाते रहे, उसी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती रही। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर बहरी सतह पे इत्तेहाद किसी के साथ है तो फजाई सतह पे किसी और के साथ है, और वो भी किसी एक मुल्क के साथ नहीं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ अब चल रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के जहाज खरीदे जा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी किसी और की खरीदी जा रही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में किसी और से इत्तेहाद हो रहा है। तो ये अब मल्टाई डोमेन जो इस वक्त स्ट्रेटजी चल रही है, इसकी असल वजह क्या है? किसी एक पर तकिया ना करने की जो रविश अब अपनाई जा रही है, ये किन तजर्बात की बुनियाद के ऊपर? देखिए, इसमें दो मेरे नजदीक पहलू हैं। पहला तो ये है कि डाइवर्सिफाई करें, एक के ऊपर रिलाय ना करें। आप देखें कतर के साथ क्या हुआ था, जब कतर के ऊपर इजरायली मिसाइल्स आए या एयर रेड आए तो उनके जो सिस्टम्स थे वो फंक्शनल ही नहीं थे। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दीज आर कंप्यूटर बेस्ड, और इसमें जिसके पास जो इसका क्रिएटर होता है वो अपने पास कंट्रोल रख लेता है, और एन वक्त पे जब आपको उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है आप उसे ज़रूरत इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए आजकल ज़्यादा ममालिक की ये कोशिश होगी कि वो डाइवर्सिफाई करें बजाय इसके कि पुटिंग ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। सेकंड जो डायमेंशन है इसकी वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एक की विरासत नहीं रही। पहले ये होता था कि यूएस अगर एक सुपर पावर है तो हर डोमेन में वो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन अभी आपने देखा है कि मई 25 की जंगें और 26 की जंगें, ये 2 साल की जो जंगें हैं, इन्होंने ईस्टर्न टेक्नोलॉजी को हावी शो किया है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर। राफेल गिराए गए,
उसके बाद आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में आयरन डोम और थर्ड मिसाइल सिस्टम और पता नहीं क्या कुछ था, नथिंग वर्कड। सो मेरे नजदीक ये जो 2 साल हुए गुजरे हैं 25 और 26, ये बहुत डिफाइनिंग ईयर्स रहे हैं टेक्नोलॉजी की डोमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे नजदीक ईस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा उसने प्रिवेल किया एज कम्पेयर टू वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। तो इस सिचुएशन में लोग, जाहिर है एवरीबडी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट इक्विपमेंट एंड द मोस्ट रिलायबल इक्विपमेंट। ये ना हो कि उस वक्त मेरे पास बेस्ट तो हो लेकिन वो काम ना करे एट द क्रिटिकल टाइम, बिकॉज जो क्रिएटर है वो नहीं चाहता कि वो काम करे। तो ये मेरा ख्याल है चंद पहलू है जिसकी वजह से जो ममालिक हैं वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात किन ममालिक के मुस्तकबिल के अंदर बेहतर होंगे और किन ममालिक के बदतरीन नहज तक पहुंच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। पाकिस्तान और ईरान ब्रदरली कंट्री रहे हैं प्रायर टू 1979 रेवोल्यूशन। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आई, वो शायद इतना हमारा मेजर कंसर्न नहीं था, लेकिन उसी साल सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया। तो सोवियत यूनियन को जो कोल्ड वॉर की जो जंग थी उसमें जो डिफीट देनी थी, तो हम ज्यादा क्लोज चले गए यूएस और सऊदी अरेबिया के, और वो जो था दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशन विद ईरान। सो मैं ये अक्सर कहता हूं कि बचपन में हमने पर्शियन एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ी थी अपनी क्लास स्कूलों में, और कॉलेज लाइफ में हमने अरेबिक एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ी थी। तो ये था कि हम ट्रांजिट कर गए एक डिफरेंट कैंप में, जो कि हमारे तल्लक हम वी गॉट डाइवर्जेंट फ्रॉम ईरान। अब ये जो फ्यूचर आ रहा है जिसमें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कन्वर्जेंसेस आ रही हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में। सो मेरे नज़दीक इंडिया ने बहुत इनरोड्स बनाए थे मिडिल ईस्ट में, वो तो बुरे तरीके से अनसीट हुआ है, और उसकी बेसिक वजह इंडिया को खुद ब्लेम करना होगा क्योंकि उसका दोगलापन था। वो रनिंग विद द मेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड के वो मतलब अपना कतर वगैरह के साथ अपनी कोलैबोरेशन भी कर रहा था और इजराइल के लिए जासूसी भी कर रहा था। तो वो तो उसको उसकी कीमत पे करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि पाकिस्तान इस सिस्टम में भी ईरान के ज़्यादा क्लोज होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो पुरानी अलायंसेस थी ईरान की बहरीन के साथ थी, उसकी यूएई तो खैर एक वो हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं। इसके अलावा कतर के साथ थी। तो ये वो अलायंसेस हैं जो मेरा ख्याल अभी भी चलेंगी, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान और अगर मैं ईरान की बताऊं तो हमारे कन्वर्जेंस आएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि इन दिनों चाबहार के जो टीम है, जो उनकी मैनेजमेंट टीम है, दे आर विजिटिंग गवादर, और बहुत ज्यादा कोशिश है दोनों ममालिक की कि ये दोनों पोर्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो वो हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो सर, आप अभी इस जंग के बाद ये जो हमले हुए, क्या समझते हैं कि कम लागत हमलों ने आइंदा की जंग का मंजरनामा किस हद तक तब्दील कर दिया? देखिए, जंग का ये है कि कहते हैं कि नेचर तो उसकी फिक्स रहती है, कैरेक्टर उसका चेंज होता रहता है, और कैरेक्टर उसका चेंज होता है उस वजह से कि क्या आपको वसाइल अवेलेबल है, क्या ज़राए अवेलेबल है वो जंग लड़ने के लिए। सो इससे पहले एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ वॉर होती थी जिसमें कॉन्टैक्ट वॉर होती थी, गुत्थम गुत्था होते थे, पायलट्स अपने आप एक दूसरे के साथ, टैंक्स एक दूसरे के साथ, गन्स एक दूसरे के साथ, तो गुत्थम गुत्था हो के लड़ाई के फैसले होते थे कि कौन जीता है। ये जो जंगें हैं 2025 और 26 की, इन्होंने हाईलाइट किया नॉन कॉन्टैक्ट वॉर को। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई उसमें दोनों एयरक्राफ्ट तकरीबन ओवर 200 किलोमीटर एक दूसरे से दूर थे और एक दूसरे से वो मारने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। फिर भी आप देखें कि इतना सीरियस डेंट डाला गया कि वो जो जंग है वो चंद दिनों में उसका फैसला होता हुआ नजर आया। तो ये जो एसिमेट्रिक वॉर है जिसमें कि एक ताकत जो है वो कमजोर है और दूसरी ताकत बहुत ताकतवर है, इसमें होता ही ये है कि जो कमजोर ताकत है वो अपना तरीकाकार इस तरीके से इस्तेमाल करती है कि वो जो पावरफुल कंट्री है उसकी जो एडवांटेजेस है उनको नलिफाई कर देती है। इस पर्टिकुलर जंग ईरान और यूएस की है, इसमें आपने देखा कि उन्होंने बहुत सस्ते सिस्टम यूज किए और उनके ऊपर बहुत महंगे रिस्पॉन्सेज ड्रॉ इन किए, जिसकी वजह से तो कॉस्ट ऑफ वॉर वो तकरीबन अनबेरेबल होती गई अमेरिका के लिए। अब कहा जा रहा है कि इस जंग में अभी तक अमेरिका $29 बिलियन का खर्चा कर चुका है, जो कि ह्यूज अमाउंट है।
सो ये मेरा मेरा ख्याल है कि ये कामयाबी थी ईरान की कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ वॉर को इतना एस्केलेट कर दिया कि अग्रेसर के लिए मुश्किल हो गया कि उसको वो कंटिन्यू करे।